हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो सीटेट का लास्ट या अंतिम प्रहार समझ के वन लाइनर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इस पे आप लोगों को 500 से प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चनों को यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को पूरे क्वेश्चन मिल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं तो वो फ्यूज फ्यूज होते हैं, मतलब फ्यूजन की प्रक्रिया वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है निषेचन। तो अपना राइट इस पे आंसर क्या जाएगा? निषेचन। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से आप लोगों की इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है। तो वहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे और यानी कि क्विक रिवीजन या रैपिड रिवीजन के लिए वो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, और अगर यदि आप ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस के नाम से भी सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। चलिए, अगला है कि पवन का वेग कम होने से। तो अगर यदि पवन का वेग कम हो गया है तो जो वायु का दाब है वह कैसा होगा? कम हो गया या अधिक होगा? तो अगर यदि पवन का वेग कम हो गया है तो वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु का दाब बढ़ जाता है। अगला है कि कौन सी जनजाति रेवू नामक तंबू में रहती है? तो कहाँ की जनजाति है? कौन सी जनजाति? तो जो लद्दाख की चांगपा जनजाति है। कौन? लद्दाख की चांगपा जनजाति। वह क्या करती है कि एक तंबू में रहती है जिसको क्या बोलते हैं? रेवो बोलते हैं। पिछले बार के क्वेश्चन में आया था कि जो चांगपा की जनजाति और लद्दाख में रहने वाली चांगपा की जनजाति एक तंबू में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको रेवो बोलते हैं। तो ये यानी कि देखो, क्वेश्चन को हेर फेर कर सकता है लेकिन उसका सेंस यही निकलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर यही क्वेश्चन आएगा तभी हम इसका आंसर, आप ऐसे भी पूछ सकता है कि चांगपा जनजाति कहाँ की है? तो लद्दाख की है। चांगपा जनजाति कौन से तंबू में रहती है? तो रेवो नामक में। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को। अगला है कि किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? तो कौन से पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने में होगा? तो जो मरुद्भिद यानी मरुद्भिद स्थानों में जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनकी पत्तियां होती हैं वह किस में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों में। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है तो वाष्पोत्सर्जन रेट को यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटों में। तो जो संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस का, वह किससे होता है फिर? तनों के द्वारा होता है। तो ये कौन कौन से? तो जो मरुद्भिद में पाए जाने वाले जैसे नागफनी हो गए, है ना? तो आंसर क्या जाएगा? नागफनी। अगला है सेकोइया सेम्परविरेंस के वंश से संबंधित विशालकाय वृक्ष को कहा जाता है। तो ये जो सेकोइया है तो यह किस वंश से है? तो यह है रेजवुड वंश से। या रेडवुड वंश। तो किस वंश से है? रेडवुड वंश से है। ठीक, मतलब कि यहाँ की अगर बात की जाए कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं तो उनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो उन वृक्षों की ऊंचाई होती है लगभग 377 फीट। 377 फीट लंबी होते हैं। ठीक, अगला है कि पीपल के वृक्ष को कौन सा वृक्ष कहा जाता है? तो जो पीपल का वृक्ष है उसको कौन सा वृक्ष कहा जाता है? तो बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में सूसू पाई जाती है, वह कौन से प्रजाति की है? तो जो ये सूसू है तो सूसी कौन से प्रजाति की है? तो डॉल्फिन प्रजाति की है।
और ये कौन से जल में पाई जाती है? तो यह मीठे जल में पाई जाती है। अगला है कि टूकॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ये टूकॉन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अमेजन के जंगलों। तो कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगलों में। अगला है कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? तो जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में। और ये किस लिए लागू किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि क्या हुआ था कि बाघों का अवैध शिकार हो रहा था, तो उस अवैध शिकार को रोकने के लिए 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अगला है कि कौन से खाद्य पदार्थों को कच्चा और पका हुआ दोनों तरह से खाया जा सकता है? तो कौन कौन से हैं? तो जैसे पत्ता गोभी हो गई, इसको हम सलाद के रूप में भी खाते हैं और पकाकर सब्जी में भी खाते हैं। पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, और इसके अलावा पालक को भी हम कच्ची खा लेते हैं और कभी कभी यानी पालक की भाजी बना के भी खाते हैं। ठीक, पालक पनीर खाते हैं। मिर्च हो गई। तो ऑप्शन में ये चारों में से कोई भी दिया रहेगा तो वो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक। अगला है कि आयोडीन किस हार्मोन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये किसके लिए है? तो जो ये आयोडीन होता है, आयोडीन किसके लिए? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है कि किस राज्य का दौरा करते समय कौन सी फसल मिलेगी? तो अगर हम सॉरी, केरल राज्य का दौरा करते समय कौन सी फसल मिलेगी? तो अगर यदि आप केरल राज्य का दौरा करते हैं तो आप लोगों को वहाँ कौन सी फसल मिलती है? तो केरल में क्या है सबसे ज्यादा फेमस? तो केरल की जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वह कौन कौन सी हैं? तो केरल की हैं नारियल और धान। तो केरल में मुख्यतः कौन सी फसल मिलती है? तो नारियल और धान। अगला है कि काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ये काई और लाइकेन है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो टुंड्रा वनस्पति पे। टुंड्रा वनस्पति। अब जो ये लाइकेन होता है, लाइकेन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पे रहते हैं, यानी कि लाइकेन में कवक और शैवाल, कवक और शैवाल दोनों मिलकर के साथ में रहते हैं। तो शैवाल क्या करते हैं कि उनको रहने के लिए शैवाल जो होता है भोज्य पदार्थ यानी कि उसको कार्बनिक भोज्य पदार्थों को देता है, और जो कवक होता है यानी कि शैवाल को रहने का आवास देता है। तो दोनों का इससे गुजारा होता है, इसलिए दो लाइकेन होता है यानी कि कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं, है ना। अगला है, और जो लाइकेन होता है ये किसका संसूचक होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का भी संसूचक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज्यादा अधिक है तो वहां पे लाइकेन प्रजाति जो होती है वह वहां नहीं उगती है। ठीक। अगला है कि शीतोष्ण वनों को कहाँ सोलास कहा जाता है? तो यानी कि जो शीतोष्ण वनों है तो कहाँ सोलास कहा जाता है? तो जो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, वहां के पलानी पर्वत में इसको क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण वनों को क्या कहा जाता है? तो सोलास कहा जाता है। कहाँ? तो नीलगिरी। नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई और पलानी पर्वत। अगला है कि फलीदार पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राइजोबियम।
अगला है कि नीम के सूखे पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो जो नीम के सूखे पत्ते होते हैं तो उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी के रूप में। अगला है कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जो पाचन होता है तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। मुख से यानी कि मुख में ही, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए पाचन का प्रारंभ जो होता है मुख से ही स्टार्ट होता है। अब अगला है कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन प्रभावित करता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह किस किस से प्रभावित होता है? तो सबसे पहले ये तो प्रकाश से प्रभावित होगा। अगर प्रॉपर तरीके से प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी। और जब प्रकाश यानी प्रकाश प्रॉपर रूप से मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छी तेजी गति से होगा। ठीक। टेम्परेचर हो गया, तापमान। और तीसरा क्या है? CO2 की सांद्रता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अगला है कि किस रक्त समूहों के संबंध को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है तथा किसको सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो अगर सर्वग्राही की बात की जाए तो सर्वग्राही कौन है? तो सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। और जो सर्वदाता होता है वह कौन होता है? तो O निगेटिव। और अगर बात कर लें कि जो A, B और AB, इन सभी की खोज किसने किया है? A, B और AB, जो ये ब्लड ग्रुप हैं AB और AB, तो इनकी खोज किसने किया है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। और जो O ब्लड ग्रुप है तो O ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया है? तो डिकैस्ट्लो तथा स्टर्ली ने। डिकैस्ट्लो तथा स्टर्ली ने। अगला है कि मेंडल ने किस पर काम किया था? तो मेंडल ने कौन से पौधे पर काम किया था? तो जो उद्यान मटर थे तो उन पे काम किया था। उद्यान मटर। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और इनका जन्म जो हुआ था 1822 में हुआ था। ठीक। और इन्होंने अगर अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मटर होते हैं तो कितने लक्षणों पे अध्ययन किया था? तो मटर के 7 लक्षणों पे अध्ययन किया था। ठीक। अगला है कि कौन सी विशेषता USSR संघ सोवियत रूस से ली गई है? तो कौन सी विशेषता ली गई थी? तो जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वह ली गई थी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है कि संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा संशोधन है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित रखता है? तो कौन सा है? तो 52वां संविधान संशोधन है। 52वां। ठीक। और ये जो 52वां संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था 1985 में। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसका संबंध क्या है, मतलब कि इसका तात्पर्य क्या है कि अगर यदि आप कोई राजनीति यानी पार्टी बदल रहे हैं तो आप यानी कि उस संघ को छोड़कर अक्सर यानी कि एक विरोधी पार्टी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, इसकी यानी कि स्वतंत्रता थी। ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि जो यह कौन सी संसूची में हुआ था? तो यानी संविधान की 10वीं अनुसूची पे। ठीक। संविधान की 10वीं अनुसूची। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दें।
यार मैं आपको इस इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बदले आपसे एक लाइक और एक शेयर ही तो मांग रहा हूँ। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में बदलाव कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर है 368। अनुच्छेद 368। अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस विचार पर आधारित है? तो जो ये विचार है वह किस विचार पे आधारित है? तो समानता पे। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये तो सभी लोग को मोस्टली मालूम ही होगा, है ना? अगला है कि समताप मंडल में उस सॉरी, अगला है कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जो पारिस्थितिकी शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। अगला है कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन किस तरंग से रक्षा करती है? तो जो ओजोन गैस है वह किस तरंग से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी। अगला है कि महासागरों के स्तर में वृद्धि का कारण है। तो जो महासागरों में यानी कि महासागरों के स्तर में वृद्धि हो रही है, तो उसका कारण क्या है? तो जो ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ है, तो ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ का पिघलना। अगला है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभकारी दोनों है? तो कौन सी गैस है जो यानी कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है और लाभ यानी कि हानिकारक भी है? तो कौन सी है? तो ओजोन। अगला है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो वायु प्रदूषण नियंत्रण है अधिनियम वह कब लागू किया गया था? तो 1981 में। 1981 में लागू किया गया था। ठीक। अगला है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग वायु प्रदूषण किससे संबंधित होता है? तो यह किससे संबंधित होता है? तो यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। अगला है कि भीम संघ नामक बच्चों की पंचायत किस राज्य से संबंधित जल संरक्षण प्रथाओं से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यानी कि वहाँ पे क्या हुआ था कि जो यानी कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो जो वर्षा का जल था उसके संरक्षण के लिए एक यानी कि एक प्रथा थी, तो उसको चलाया गया था। तो वह कहाँ के बच्चे थे? तो कर्नाटक के। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। और अगर पूछ ले कि कर्नाटक के कहाँ पे, तो कर्नाटक में होलगुंडी इलाके के। कर्नाटक के होलगुंडी इलाके। अगला है कि बावड़ी जमीन में बने गहरे सीढ़ीदार कुएं हैं, उन्हें बावड़ी क्यों कहा जाता है? तो बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जो लोग होते हैं यानी कि जो सीढ़ियां बनी रहती हैं, तो सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं और पानी तक पहुंच सकते हैं और पानी को यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों बावड़ी कहा जाता है? कि लोग सीढ़ियां से नीचे जा सकते हैं।
नीचे जा सकते हैं और पानी तक पहुंच सकते हैं। जो ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिया है, ये हम 2012 से जो पेपर हुए हैं, 2012 से लेकर के 2023 तक के, तो इन सभी पेपरों को एनालिसिस करने के बाद ही जो हमने ये वन लाइनर क्वेश्चन बनाया है। तो 2012 से लेके 2023 तक के पूरे पेपरों को एनालिसिस करके ही बनाया है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी छटे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर पूरा पढ़ें। ठीक। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को द्रव पानी में बदल दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो संघनन। जब हम यानी कि जो जल वाष्प है उसको द्रव में बदल देंगे, यानी पानी में बदल देंगे, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। और एक और बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर यदि हम ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल दें तो वह क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक। और अगर हम यदि जल वाष्प जो है तो जल वाष्प को द्रव पानी में बदल दे तो वह क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। अगला है कि गांधी जी कई अन्य लोगों के साथ वर्ष 1930 में एक कानून के विरोध में अहमदाबाद से गुजरात के दांडी समुद्र तट की यात्रा पर गए थे। वह कौन सा कानून है? तो कौन से कानून में गए थे? तो नमक कानून। अगला है कि चेड्डू गुड्डू, चेड्डू गुड्डू किस खेल का दूसरा नाम है? तो जो ये चेड्डू गुड्डू है, यह किस खेल का दूसरा नाम है? तो यह कबड्डी का दूसरा नाम है। और यह चेड्डी गुड्डू कहाँ बोला जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में जो कबड्डी होती है, तो आंध्र प्रदेश में कबड्डी को क्या बोला जाता है? चेड्डू गुड्डू। तो यह किसका दूसरा नाम है? तो कबड्डी का। और अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये चेड्डू गुड्डू जो खेल है वह कहाँ से है? तो किसका यानी कहाँ बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देना, आंध्र प्रदेश में। ठीक। और अगर बात करें कि खेल में अगर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक पक्ष में, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर बात करें कि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड पे, स्विट्जरलैंड पे है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1961 पे। देखो, हम जरूरी नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम एक ही दें, यानी कि उससे यानी कि एडिशनल जो भी जानकारी जुड़ी होगी हम वो सब दे रहे हैं, ताकि अगर पेपर पे अगर घुमा के क्वेश्चन या कुछ भी दूसरा क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी आप लोगों से बन जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस पहल के खिलाफ महादेव भाई देसाई और गांधी जी एकजुट हुए थे? तो किसके खिलाफ हुए थे, यानी कि कौन सा वो था, पहल था? तो अस्पृश्यता था। अस्पृश्यता था। ठीक। अगला है कि डॉक्टर ब्यूमोंट ने अमाशय में भोजन के पाचन का अध्ययन किया। उन्होंने कई प्रयोग किए। उसने इन प्रयोगों को करने में कितना समय लगाया था? तो कितना समय लगाया था? तो इसमें उन्होंने 9 वर्ष का समय लगाया था। ठीक। और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो ये इन्होंने कार्यकाल कितना था उनका? तो 1785 से लेकर के 1853 तक उन्होंने ये काम किया था। ठीक। अगला है कि स्कूल में भूकंप आने पर आपको क्या करना चाहिए? तो अगर यदि स्कूल में भूकंप आ रहा है तो उस समय आप क्या करोगे? तो देखो, स्कूल पे अगर भूकंप आ रहा है तो वहां पे अगर मेज रखी हुई है तो हमें क्या करना चाहिए कि मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। मेज के नीचे छिप जाना चाहिए।
अगला है कि कैनाबिनाइड किससे प्रभावित यानी किसे प्रभावित करते हैं। तो जो कैनाबिनाइड होता है वह किसे प्रभावित करता है। तो यह करता है हमारे हृदय संचरण तंत्र को। हृदय संचरण तंत्र को। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर में। कहाँ आयोजित करते हैं। सोनपुर में आयोजित करते हैं। और यह किस समय आयोजित करते हैं। तो यह यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा होती है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी के संगम पर ही इसका आयोजन किया जाता है। मतलब दिसंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। और ये सोनपुर है कहाँ। तो बिहार में। अगला है कि मैं बीन बजाकर सांपों को नृत्य करा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है, हम लोग के रूप में जाने जाते हैं। तो जो बीन बजाकर सांपों को नृत्य कराते हैं वह किस परिवार के सदस्यों से हैं। तो उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है कालबेलिया। काल बेलिया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको हल्के में मत लेना। अगला है कि तेलंगाना के किस गांव की पारंपरिक कला साड़ियों को बुनना है। तो किस गांव की पारंपरिक कला है। तो मुक्तापुर गांव की। मुक्तापुर। जो मुक्तापुर गांव है वहां पे साड़ियों को बुनना एक पारंपरिक कला के रूप में माना जाता है, ठीक। अब अगला है कि तेलंगाना में कौन सी साड़ियों को बुनने के लिए विशेष हुनर की आवश्यकता होती है। तो कौन सी साड़ियों को। तो वो यानी कि ये अगर बात करें कि जो तेलंगाना है तो तेलंगाना में कौन सी साड़ियाँ फेमस है, कौन सी। तो पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। अगला है कि असम के एक छोटे से गांव में एक सफल फसल के बाद पूरा गांव जश्न मनाता है, जिसमें एक विशेष नृत्य करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो असम में बिहू का नृत्य किया जाता है, तो जो बिहू का त्योहार होता है उसको, ठीक। अगला है कि माघ 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो माघ है, माघ में 14 और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो बिहू का त्योहार ही मनाया जाता है, ठीक। अगला है कि इत्र बनाना एक पारंपरिक कला है। फूलों से इत्र बनता है, यह कला किस राज्य में पाई जाती है। तो यह कला किस राज्य में पाई जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज में। ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला है कि बिना सिले पहने जाने वाले कपड़े कौन कौन से हैं। तो बिना सिले कौन कौन से कपड़े पहने जा सकते हैं। तो बिना सिले आप साड़ी, पगड़ी और धोती, ये बिना सिले हुए पहने जाने वाले कपड़े हैं, ठीक। अगला है कि एक गुरुद्वारे में खाना बनाना और खाना एक साथ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं लंगर। बोलते हो ना कि लंगर खाने जा रहे हैं या लंगर बट रहा है उधर, ठीक। अगला है कि मनुष्य द्वारा आविष्कार किए गए सबसे पुराने उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो जो आविष्कार किया गया सबसे पुराने उपकरण होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो घना वाद्य कहा जाता है। घना वाद्य। अगला है कि मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मिजोरम में
चिराव नृत्य किया जाता है। अब अगला है कि चिराव नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो चिराव नृत्य है यह मिजोरम के मिजो जाति के द्वारा किया जाता है। मिजो जनजाति। ठीक। और चिराव नृत्य को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, कौन सा? बांस नृत्य भी कहते हैं। बांस नृत्य। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुइया नृत्य। गुइया। ठीक। अगला है कि दिगारू मिसमिस जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो ये दिगारू मिसमिस जनजाति है तो उसके द्वारा यानी कि ये गुइया नृत्य ही किया जाता है। और कहाँ की जनजाति है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक। अगला है राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा नृत्य है? तो झूम। झूम नृत्य। और राजस्थान में किस जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है? तो जो ये झूम डांस होता है, झूम नृत्य, यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति के द्वारा। अगला है कि कलमकारी। कलमकारी कहाँ की चित्रकला है? तो जो ये कलमकारी है ये कहाँ की चित्रकला है? तो जो ये कलमकारी है यह कहाँ की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश। ठीक। यानी कि क्या होता है कि जो यानी कि वहाँ के कपड़े होते हैं तो कपड़ों में किससे किया जाता है? तो बांस की एक कलम होती है, तो बांस की कलम के द्वारा यानी कि उस पे प्राकृतिक और वनस्पति रंगों के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला है कि बनारसी साड़ी कहाँ बनाई जाती है? तो जो ये बनारसी साड़ी है तो बनारसी साड़ी कहाँ बनाई जाती है? तो यह वाराणसी में बनाई जाती है। ठीक। वाराणसी। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बनारसी जो साड़ी है वह कहाँ बनाई जाती है? तो वाराणसी में। अगला है कि किसको रेशम की साड़ियों की रानी माना जाता है? तो किसको रेशम की साड़ियों की रानी माना जाता है? तो किसको माना जाता है रेशम की साड़ियों की रानी? ये किसी को मालूम है क्या? क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन बनाने की सोच रहा था तो जब देखा कि इसको 2 से 3 बार यानी 2 से 3 पेपरों में मैंने देखा था इसको, कि ये जो रेशम की रानी का क्वेश्चन है तो इसको 2-3 क्वेश्चनों में मैंने देखा था। ठीक। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखना यानी उचित समझा। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि जो रेशम की साड़ियों की रानी किसको कहा जाता है? तो देखो, जो तमिलनाडु की कांचीपुरम होती है तो कांचीपुरम गांव से उत्पन्न कांजीवरम को। ठीक। तो कौन सी साड़ी को? कांजीवरम को। कांजीवरम। और कहाँ की? तो कहाँ की है ये साड़ी? तो तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कला किस क्षेत्र की है? तो जो ये मधुबनी है तो मधुबनी कहाँ की है? तो मधुबनी है कहाँ की? तो यह है बिहार की। अगला है नाग गुफान। तो नाग गुफान कहाँ की है? तो नाग गुफान है गुजरात की कला। पेंटिंग। और जो कलमकारी है तो कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। अभी ये बताए ही थे, आंध्र प्रदेश। और अगला है कांवड़। तो जो ये कांवड़ है ये कहाँ की है? तो कांवड़ है राजस्थान की।
अगला है पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये पुष्कर का मेला लगता है, तो पुष्कर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर का जो मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर में ऊंट का मेला लगता है, ठीक। तो यह ऊंट के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊंट के मेले के लिए। ठीक। और अगर बात करें कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वह आयोजित किया जाता है सोनपुर में। सोनपुर में कहाँ? बिहार में। अगला है कि किसका उपयोग करके ध्रुव तारे की दिशा का अनुमान लगाया जाता है? तो किसका उपयोग करके ध्रुव तारे की दिशा का अनुमान लगाया जाता है? तो सप्तऋषि की। सप्तऋषि का उपयोग करके। अगला है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण दक्कन ट्रिप का निर्माण हुआ है? तो किस प्रकार के यानी कि विस्फोट के कारण जो दक्कन ट्रिप का निर्माण हुआ है? तो बाढ़ के कारण। ठीक। अगला है कि सहारा मरुस्थल में सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो जो सहारा मरुस्थल है वहां पे यानी कि सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पे है? तो अल अजीजिया में। अल अजीजिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कहाँ का है? तो जो ये जल निकासी बेसिन है सबसे बड़ा कहाँ का है विश्व का? तो विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा है अमेजन का। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो नील नदी। कौन सी है? नील नदी है। अगला क्वेश्चन है कि किसको अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो नील नदी को ही। अगला है कि भारत में पाए जाने वाले गर्म मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गर्म मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? थार। और ये कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। अगला है कि कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है? तो अगर बात करें कि दाईं ओर, तो दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो है यमुना और सोन। यमुना और सोन। अगला है कि कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो जो ये कोंकण रेलवे मार्ग है वह किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यह होता है पश्चिमी घाट से होते हुए। पश्चिमी घाट। अगला है कि बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। तो बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें कि जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश। झारखंड। हमने खाली बिहार का बताया है। आप लोग और भी जो राज्य हैं उनके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे यानी कि राज्यों से तो एक क्वेश्चन ये पूछता ही है कि इसका पड़ोसी राज्य कौन है, इसके बाईं ओर कौन है, इसके दाईं ओर कौन है। ठीक। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को। अगला है कि गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो अगर बात करें कि जो अभी हमने किस ओर की पढ़ा था, दाईं ओर की, और बात करें कि जो बाईं ओर की सहायक नदियां, तो बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं?
तो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं कौन? शारदा हो गई, इसी को काली नाम से भी जाना जाता है, या काली, गंधक, कोशी और महानंदा। अगला है कि हिमालय की सबसे बाहरी सीमा कहलाती है। तो जो हिमालय की सबसे बाहरी सीमा है वह क्या कहलाती है? तो वह शिवालिक कहलाती है, शिवालिक। अगला क्वेश्चन की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो जो ये पहली जनगणना है, तो यह कब आयोजित की गई थी? तो 1872 में। अगला है कि वे सभी लोग जो लगभग एक ही समयावधि में पैदा हुए हैं और रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? यानी कि आयु वर्ग, यानी कि एक ही समयावधि में पैदा होंगे तो वह क्या कहलाएंगे? यानी एक ही समय के आयु वर्ग के कहलाएंगे। ठीक। अगला है कि मलयालम में माँ को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ को क्या कहा जाता है? तो अम्मा। और अगला है कि बंगाली में दादी को कहा जाता है। तो बंगाली में दादी को क्या कहते हैं? थम्मा। ये नाम से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और मराठी में दादी को कहा जाता है, तो मराठी में दादी को क्या कहते हैं? तो आजी। अगला है कि मलयालम में दादी को क्या कहा जाता है? तो देखो, मलयालम में जो मम्मी होती हैं, माँ को क्या कहते हैं? अम्मा कहते हैं। और दादी की बात की जाए तो मलयालम में दादी को अमम्मा कहते हैं, अमम्मा। ठीक। अगला है कि प्रत्येक वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ये, यानी कि बाल श्रम के खिलाफ जो बाल विश्व दिवस यानी बाल श्रम विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को, 12 जून को। ठीक। और अगर बात करें कि जो ये संगठन है, यह संगठन कब बनाया गया था? तो 2002 में बनाया गया था। अगला है कि वशी यकृत सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो जो वशी यकृत सिंड्रोम होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह अधिक शराब का सेवन करने के कारण होता है। तो अत्यधिक, तो जो लोग शराब का सेवन अधिक करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, तो उनको क्या हो सकता है? तो ये वशी यकृत सिंड्रोम हो सकता है, अधिक शराब का सेवन। अगला क्वेश्चन है कि उल्लेखनीय शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? तो जो ये शारदा अधिनियम है, यह किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। यानी कि 18 वर्ष से कम लड़कियों की 18 वर्ष, और जो लड़के हैं लड़कों की 21 वर्ष, इसके पहले अगर शादी कर दी जाए तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक। और ये किसके नाम पे ये शारदा अधिनियम रखा गया था? तो ये हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम रखा गया था। ठीक। और सबसे पहले कब लागू किया गया था? तो 1929 में, ये तो लिखा ही हुआ है। ठीक। अगला है कि घरों की तिरछी छतें ज्यादातर किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो जो ये तिरछी छतें होती हैं, किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो जहां अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में, यानी जहां वर्षा अत्यधिक होती है वहां वाले स्थानों पे, अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन कि वे घर क्या कहलाते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? तो उनको क्या बोलेंगे? उनको स्थायी घर या पक्का घर कहते हैं। स्थायी घर या पक्का घर।
अगला है कि किस क्षेत्र में लोग घर बनाने के लिए बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करते हैं? तो किस क्षेत्र के लोग? तो ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक। और जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको इग्लू बोला जाता है। अगला है कि कौन सा जानवर एक बिल में रहता है? तो बिल में रहने वाले कौन कौन से हैं? तो खरगोश हो गया, सांप हो गए। ठीक, ये सभी कैसे हैं? तो बिल में रहने वाले हैं। जैसे सांप हो गया, चूहा भी बिल ही में रहता है। ठीक। तो खरगोश, सांप, चूहा, ये सभी कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। ठीक। और भी आवाज से पूछ सकता है, जैसे कुत्ता होता है तो यह कुत्ते घर पे रहता है। सिंह जो होता है वह मान में रहता है। भेड़ जो होता है बाड़े में रहती है। बिल्ली पिंजरे में रहती है। हिरन जो होता है घास स्थल में। घोड़ा अस्तबल में। गाय जो होती है खलिहान में। बतख जो होती है पानी में। चिड़िया घोंसला में। ठीक। बकरी बाड़े में। और जो मधुमक्खी होती है वह छत्ते में। जो मकड़ी होती है वह जाल में। बंदर पेड़ में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक। अगला है कि आमतौर पर किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं? तो नीम की। अगला क्वेश्चन कि द्विबीजपत्री पौधों को निम्न गुण के आधार पर एक बीजपत्री से अलग किया जाता है। तो किसके आधार पर अलग किया जाता है? तो शिरा विन्यास के आधार पर। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की संरचनात्मक इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है? थैलेकॉइड। थाइलेकोइड। ठीक। अगला है, और अगर ये पूछ ले कि जो अगर प्रकाश संश्लेषण लाइट रिएक्शन जो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया वह किस में होती है? ग्रेना में। और जो अंधकार होती है वह स्ट्रोमा में होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और बरगद का अगर साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? तो फिकस फिकस बेगानले बेगानलेसिस। फिकस बेगानलेसिस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे तो राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद हो गया। अगर राष्ट्रीय फूल पूछ लेता तो राष्ट्रीय फूल होता है कमल। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? साग है। ठीक। अगला है कि कवक हमेशा क्या होते हैं? तो जो कवक फंगस होती हैं वह क्या होती हैं? तो हमेशा हेट्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक। हेट्रोफाइट्स। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक। अगला है कि पेपर प्लांट क्या है? तो पेपर प्लांट किसको कहते हैं? तो बेल को। बेल को क्या कहा जाता है? पेपर प्लांट कहा जाता है। अगला है कि किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाती हैं? तो किस पौधे की छाल से? तो जो सिंकोना पेड़ होता है, तो सिंकोना वृक्ष की छाल से सिंकोना सिंकोना पेड़ की छाल लिख देते हैं। कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन बनाई जाती है। अगला है कि किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कछुए के।
अगला है कि किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? तो किसमें देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? तो बाघ में। ठीक। यानी कि वह हमसे 4 गुना अधिक दूरी को देख सकता है। ठीक, कौन? बाघ। अगला है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन काफी पूछते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है डिब्रू सैहोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डिब्रू सैहोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। अगला है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक पे। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस पक्षी के दृष्टिपटल पर शलाका कोशिका की अधिकतम संख्या और शंकु कोशिका की निम्नतम संख्या होती है? तो किसकी जो शलाका कोशिका अधिक और शंकु कोशिका कम होती है? तो किसकी होती है? तो उल्लू की। ठीक। देखो, और अगर बात की जाए जो बाज होती हैं, गौरैया होती हैं, चील होती हैं, तो इनमें शलाका कोशिका कुछ यानी कि नाम मात्र की होती हैं या अनुपस्थित ही होती हैं। ठीक। और लुप्त पाए एशियाई शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो यह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात में। जो एशियाई शेर होता है वह किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? तो यह किस धारणा से लिया गया है? क्योंकि क्या होते हैं जो ऊंट होते हैं, तो ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में किसके लिए किया जाता है? परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो क्यों लिया गया, धारणा क्यों लिया गया है? क्योंकि यह ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए करते हैं। अगला है कि किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो कहाँ पे भूमियों पे, किस प्रकार की भूमियों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ पे। ठीक। वहां पे कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक। यानी जहाँ पहाड़ों पे कैसे होती है, ढलान होती हैं, तो वहां पे कैसे सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा बना के। अगला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधन फसल कौन सी है? तो जो आनुवांशिक रूप से संशोधन फसल है वह कौन कौन सी होती हैं? तो बीटी वैगन हो गई, बीटी वैगन, और बीटी, बीटी कॉटन या बीटी कपास, बीटी कपास, और एक और है गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। अगला है कि मिल्पा एक कृषि पद्धति है जिसका पालन किया जाता है, तो इसका कहाँ पालन किया जाता है? तो मैक्सिको में। मैक्सिको। ठीक। अगला है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून वन के नाम से। मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ठीक।
और अगर बात की जाए कि यहाँ वर्षा कैसी होती तो कितने सेंटीमीटर के बीच होती है, तो यहाँ 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो अपने भारतीय जनक हैं हरित क्रांति के, वह कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक। अगला है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो जो ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? नेपाल में। अगला है कि नेपाल में, सॉरी, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो जो ये कल्पना चावला जी हैं, तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कहाँ? हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा के करनाल में। और अगर बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। ठीक। भारत की कौन टेबल टेनिस स्टार है? तो भारत की टेबल टेनिस स्टार कौन है? तो भारत की जो टेबल टेनिस स्टार है वह कौन है? मणिका बत्रा है। मणिका बत्रा। ठीक। अगला है, और अगर बात की जाए कि यह कहाँ की थी और इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो जो मणिका बत्रा जी हैं इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक। अगला है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का नया नाम क्या है। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका नया नाम क्या है? तो स्पोर्ट्स इंडिया। सॉरी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंडिया है। क्या है नया नाम? स्पोर्ट्स इंडिया है। अगला है कि खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में होते हैं 11। अगर बास्केटबॉल की बात की जाए तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं कितने? 7। और अगर बात की जाए कि वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में होते हैं 11। और क्रिकेट में भी कितने होते हैं? तो क्रिकेट में होते हैं 11। अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। वेलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। सारी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलिए कोई नहीं। आ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से एक एडमंड हिलेरी किस देश से हैं? तो यह किस देश से थे? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग पे। ठीक। भारोत्तोलन पे। अगला है, अगला क्वेश्चन कि चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है।
तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। अगला है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? जीवमंडल। अगला, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है, तो अगर बात की जाए कि जो नाइट्रोजन की परसेंटेज, तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितने हैं? तो 78%। ठीक। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। यानी कि काली मिट्टी को ही और क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। ठीक। अगला है कि आगरा में ताज उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो जो आगरा में ताज उत्सव होता है वह किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तो कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? तो झारखंड। और जो ये श्रावणी मेला है ये किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह जुलाई से अगस्त में किया जाता है। यानी कि श्रावण में, सावन में इस मेला का आयोजन होता है। ठीक। जुलाई से अगस्त। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है श्रावणी, यानी 1 महीने का ये चलने वाला मेला होता है। ठीक। अगला है कटी बिहू या कंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो जो यह बिहू है, बिहू किसका, कहाँ, कौन से राज्य का है? तो असम का मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक। और यह किस माह में मनाया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। ठीक। अगला है कि लाजिम। लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो ये लाजिम है, लाजिम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है महाराष्ट्र का। अगला है कि गोंडों का महत्वपूर्ण मेला कौन सा है? तो जो गोंड लोग होते हैं, तो गोंडों का महत्वपूर्ण मेला कौन सा होता है? नागोबा। नागोबा। ठीक। और बात की जाए कि जो ये गोंड लोग होते हैं, तो गोंड लोग कौन सी खेती करते हैं? तो ये लोग झूम कृषि करते हैं। ठीक। अगला है कि कौन सा त्योहार तमिलनाडु में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और कहाँ? तमिलनाडु में। तो महामगम। महामगम। ठीक। तो महामगम जो है वह 12 वर्षों में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु के कुंभकोकण में मनाया जाता है। ठीक। कौन से शहर में? तो कुंभकोकण में। कुंभकोणम में, सॉरी, कुंभकोणम है। अगला क्वेश्चन है कि हिजरी कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है? तो जो हिजरी कैलेंडर है उसके अनुसार जो प्रथम महीना है वह कौन सा होता है? मुहर्रम का। मुहर्रम। ठीक। और अगर बात की जाए कि जो हिजरी कैलेंडर होता है, तो हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? तो 354 या 355 दिन ही होते हैं। ठीक। अगला है कि निम्न चित्र कला बताइए। तो जो चित्र कला की अगर बात की जाए तो कलमकारी, कलमकारी कहाँ की है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश।
अगला है पिथौरा। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? तो यह है मध्य प्रदेश की। अगला है वारली। तो जो वारली चित्रकला है यह कहाँ की? महाराष्ट्र। अगला है मधुबनी। तो जो मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। अगले क्वेश्चन की ओर, कि आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी के नाम से। कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, कि मिथिला लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये मिथिला लोक कला है, लोक चित्रकला है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ की है? तो यह है बिहार की। ठीक। यानी कि जो मिथिला रामायण की सीता का जन्म स्थान है, तो वहीं से इसको लिया गया है। ठीक। अगला है कि जो और भी जो अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उनको बताइए कि जो भरतनाट्यम है यह कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली, तो कथकली कहाँ की है? तो कथकली है केरल की। मणिपुरी, यह है मणिपुर की। और मोहिनीअट्टम, तो यह है केरल का। और अगला है ओडिशी, तो यह है उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है कि कुश्ती किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कुश्ती जो है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ईरान का है। तो यह ईरान का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, कि ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो जो स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? 50 मीटर। अगला है कि भारत के किस फुटबॉल क्लब को द मेरिनर्स के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा फुटबॉल क्लब है? तो वह है एटीके मोहन बगान। एटीके मोहन बगान। अगला है इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? तो यह हुआ था अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014। अगला है कि पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रीस में। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर कपास की फसलों की खेती में की जाती है, तो कपास के फसलों की खेती कहाँ की जाती है? हमने बताया था कौन सी मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर की मिट्टी, या रेगुर मिट्टी के नाम से। ठीक। अगला है कि खुद खष्ट का अर्थ क्या है? तो खुद खष्ट का अर्थ क्या है? कि जमी द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि। खुद खष्ट जमींदारों द्वारा स्वयं खेती की गई भूमि। अगला है कि ब्राजील में कृषि को स्थानांतरित करने के रूप में जाना जाता है। तो ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो रोका। शिफ्टिंग की खेती, या उसको क्या बोलते हैं? रोका कहते हैं। रोका।
अगला है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी। वर्गीज कुरियन। अगला है कि पीली क्रांति के जनक हैं। तो पीली क्रांति के जनक कौन है? तो सैमपिट रोडा है। सैमपिट रोडा। ठीक। और अगर बात की जाए कि जो पीली क्रांति है पहली बार कब आयोजित की गई थी, यानी कब से, तो 1986 से। अगला है कि हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर ये जो हैं ये भारत के हैं, ठीक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति के जनक हैं। तो नीली क्रांति के जनक कौन हैं? तो कृष्णन जी हैं। कृष्णन। अगला क्वेश्चन कि टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है? तो टेडपोल किसकी प्रारंभिक अवस्था होती है? तो जो टेडपोल अवस्था होती है वह किस में होती है? तो यह होती है मेढक में। ठीक। जो लार्वा अवस्था होती है उसको टेडपोल अवस्था यानी कि होती है उसमें, ठीक। अगला कि भारत में सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो सींग वाले गैंडे के लिए कहाँ प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो असम। अगला है कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो जो मगरमच्छ प्राणी है वह किस संवर्ग से है? तो सरीसृप। ठीक। अगला है कि किस पक्षी के नर और मादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? तो किस पक्षी के नर और मादा जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? तो बुलबुल। नाम भी देखिए क्या है, बुलबुल। दोनों का यानी कि एक ही नाम है ना। किस क्षेत्र में 12 सिंगा पाए जाते हैं? तो 12 सिंगा कहाँ पाए जाते हैं? तो टुंड्रा में। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? तो किस प्रकार की चोंच? तो हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच। ठीक। और बात की जाए कि जो तिकोने आकार की चोंच होती है, तो तिकोने आकार की चोंच क्या काम करने के काम आती है? तो जो बीजों को तोड़ने के लिए तिकोने आकार की चोंच का काम, और जो सीधी और पतली चोंच होती हैं तो यह कीड़े खोजने और उसको खाने में मदद करती हैं। ठीक। और जो लंबी और पतली सुई जैसी चोंच होती हैं तो यह क्या करती हैं? ये मरमर पक्षी के यानी कि उनको खाने के लिए काम आती हैं। ठीक। और जो हुक जैसी चोंच है वो तो समझ ही लिए कि वो मांस को काटने और पकड़ने के काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? तो कौन है ऐसा कि अगर हवा भी चल रही ना, हवा की सरसराहट से भी वह अनुमान लगा सकता है कि शिकार कहाँ है? तो वह कौन सा जानवर है? बाघ। और बाघ सुनने के साथ साथ यह हमसे 4 से 6 गुना अधिक यानी कि अच्छी तरह से देख भी सकता है। ठीक। अगला है कि पादपों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की वाष्पिक हानि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अगला है कि बर्फीले और ठंडे क्षेत्रों में ही बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है? कोनिफेरस। अगला क्वेश्चन कि अंडक के किस भाग से बीज बनते हैं? तो अंडक के किस भाग से बीज बनते हैं? तो बीजांड से।
अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वे कौन से भाग हैं जो गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं? तो गैसीय विनिमय में कौन सहायता करते हैं? तो जो रंध्र और वातरंध्र होते हैं, ठीक? रंध्र और वातरंध्र। अगला है कि कीट भक्षी पौधे जो मिट्टी में उगते हैं, उनमें किसकी कमी होती है? तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, वह यानी कि वहाँ किसकी कमी होती है? तो वहाँ होती है नाइट्रोजन की कमी। तो ये नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से यानी कि उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया। अगला है कि कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए हैं, क्या कहलाते हैं? लता। अगला है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना है। तो जो सूर्य का द्रव्यमान होता है वह लगभग कितना बना है? 0.80% ऑक्सीजन का। 80% ऑक्सीजन। ठीक। तो किससे बना है? तो 0.80% ऑक्सीजन से बना है। अगला है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो अगर क्रम की बात की जाए तो कौन सा आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी से छोटे कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। अगला है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखो, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। अगला है कि टूटता तारा होता है कोई, तो टूटता हुए तारे को क्या बोलते हैं? तो टूटते हुए तारे को उल्का बोला जाता है। ठीक। तो क्या कहते हैं? उल्का कहा जाता है। देखो, ये क्या था? चंद्र ग्रहण। और बात करें अगर कि सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो जब जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा कहाँ? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो वहां क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। अगला है कि यूरेनस की घूर्णन की दिशा क्या है? तो जो यूरेनस है, तो उसके घूर्णन की दिशा क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम। अगला क्वेश्चन कि किस दिन सूर्यास्त आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र में 24 घंटे तक नहीं होता है? तो कब नहीं होता है? तो 21 जून को। 21 जून। ठीक। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन अणु की इकाई है। तो जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन की यूनिट क्या कहलाती है? अमीनो एसिड। मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं वह किससे बने हुए होते हैं? तो अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल। अगला है कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। ठीक। ऐसे ही आप लोग और भी जो जैसे दही हो गया, दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सभी अम्लों को और भी आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कि मसालों को वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कहलाता है?
तो केरल में कौन कौन से मसालों को उगाया जाता है? तो जैसे तेज पत्ता। मसालों का शहर किसको कहा जाता है? तो केरल को ही कहा जाता है। काली मिर्च और इलायची। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा शहर चिकनकारी नामक कढ़ाई कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कढ़ाई जो होती है यानी कि कपड़े में की जाती है, ये कहा कौन सा शहर है? तो यह है लखनऊ। ठीक, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अगला क्वेश्चन कि बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है? तो जो ये बकरवाल जनजाति होती है वह कहाँ रहती है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ठीक। अगला है कि कोयला किसके अवशेष से बनता है? तो जो कोयला होता है, क्या वह प्राणियों के अवशेष से या वनस्पतियों के अवशेष से या प्राणी या वनस्पति दोनों के अवशेष से? तो जो कोयला होता है वह किसके अवशेष से बनता है? तो केवल वनस्पति के अवशेष से बनता है। केवल वनस्पति। अगला है कि किस जनजाति के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं? तो किस जनजाति के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं? तो अगर बात की जाए किसकी, पश्मीना शॉल की, तो जो ये पश्मीना शॉल है, तो यह जो चांगपा जनजाति होती है, कौन से? चांगपा जनजाति। ठीक। और चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख में। लद्दाख। ठीक। अगला है कि पश्मीना शॉल की बुनाई में लगभग कितना समय लगता है? तो जो पश्मीना शॉल है, तो पश्मीना शॉल की बुनाई में कितना समय लगता है? तो लगभग 250 दिन लगते हैं। ठीक। अगला है कि राज्य और उनकी पारंपरिक कलाकृतियां हैं। ठीक। तो जो उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य की जो पारंपरिक कलाकृति है वह कौन सी है? तो पट्टचित्र है। पट्टचित्र। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की कांवड़ कला। कांवड़ कला। बिहार, बिहार की कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। ये तो आप लोग सभी लोग को अब रट गया होगा, और सबसे ज्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है। ठीक। और तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की तंजौर चित्रकारी। तंजौर चित्रकारी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आपके दोस्त भाई हों वह इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सीटेट पे अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।